हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे जी जान से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे और आपकी पठन पाठन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, आपकी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए हम आज की क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री के बिलियन नामक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ध्यान देंगे, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है बेटा, समपराश्रेणी विलयन के बराबर होते हैं। समपराश्रेणी विलयन किसके बराबर होते हैं? समपराश्रेणी विलयन जो है क्या घनत्व के बराबर होते हैं, या नॉर्मलता के बराबर होते हैं, या शक्ति के बराबर होते हैं, या मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं? तो बेटा यहां सही ऑप्शन डी है कि समपराश्रेणी विलयन जो है मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं। समपराश्रेणी की बात हो रही है। समपराश्रेणी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है। जिनका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपराश्रेणी विलयन कहते हैं। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? पाई इक्वल सी आर टी। पाई इक्वल सी आर टी होता है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हुआ बेटा? सही ऑप्शन डी हुआ। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है? यहां पर दिया गया है कि कौन सी सांद्रण इकाई जो है जो कि ताप से स्वतंत्र अर्थात जिसमें ताप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोलरता, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मलता पर भी पड़ता है, फॉर्मलता पर भी पड़ता है। मोललता जो है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहां सही ऑप्शन डी होगा, मोललता। मोललता। किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि परासरण दाब पाई इक्वल होता है सी आर टी। परासरण दाब पाई इक्वल क्या होता है बेटा? सी आर टी होता है। देखेंगे यहां कौन सा विकल्प सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन सा विकल्प सही है। पाई इक्वल सी आर टी, देखिए पहला गलत हो गया। पाई इक्वल आर टी, देखिए यहां सी रहना चाहिए था, टाइपिंग में छूट गया है। पाई इक्वल सी आर टी, यहां सही ऑप्शन होगा बी। सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बाकी ये सब जो है गलत विकल्प हैं। HCl व H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बाबू। इन प्रश्नों को इस बार 2026 एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को समझेंगे। HCl व H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? कितना HCl होता है? तो यहां पर 48% नहीं होता है। 48% नहीं होगा भाई, 36% भी नहीं होगा, 36% नहीं होगा। विकल्प सी क्या दिया जा रहा है बेटा? विकल्प सी दिया जा रहा है 22.2%। यह भी गलत है। 48% गलत है, 36% भी गलत है, 22.2% भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा भाई? क्या होगा मेरे लाल? जो बचा है वही होगा, यानी कि डी सही होगा। 20.2% होता है। याद रखेंगे, HCl की मात्रा कितनी होगी? 20.2% होती है। CaNO3 ट्वाइस में 1/2 गुणक होता है। 1/2 गुणक क्या होता है? CaNO3 ट्वाइस जो है जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और आयनित होकर के बनाएगा Ca++2NO3-। यहां पर कितने आयन बन रहे हैं? कैल्शियम का 1 आयन बन रहा है और इसका 2 आयन बन रहा है। कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो 1/2 गुणक कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 गुणक भी हो जाएगा 3। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? सी जो है सही ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। दोनों के हिमांक में अवनमन क्या होगा? हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर होता है
आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम। ध्यान देंगे ग्लूकोज के लिए जो है, ग्लूकोज के लिए इसका आयनीकरण नहीं होता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का आयनीकरण नहीं होता है, अतः इसके लिए आई का मान हो जाएगा 1। जबकि MgCl2, MgCl2 का आयनीकरण होगा, आयनीकरण होगा तो ये बन जाएगा Mg++ और 2Cl-। और यहां पर कुल आयनों की संख्या 1 और 2, एक मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन का आयन बनेंगे, 2 1 3, अर्थात आई का मान हो जाएगा 3। ग्लूकोज के लिए आई का मान 1 है, जबकि MgCl2 के लिए आई का मान 3 है। तो किसमें ज्यादा हिमांक का अवनमन होगा? हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा MgCl2 में, क्योंकि इसके लिए आई का मान अधिक है। कितना ज्यादा होगा? यह 1 है या 3 है, यानी 3 गुना, लगभग 3 गुना। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन सी होगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 234.2 ग्राम, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा अर्थात विलेय जो है 34.2 ग्राम है। तो विलायक कितना हो जाएगा बाबू? विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 234.2 ग्राम विलयन है, 34.2 ग्राम चीनी है, तो 234.2 में से 34.2 घटा देंगे, ये हो जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम हो गया। घोल का मोलर सांद्रण ज्ञात करना है। पहले हम चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। चीनी के मोलों की संख्या n बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान दिया गया 34.2 ग्राम बटा में आणविक द्रव्यमान, और चीनी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 342। चीनी का आणविक द्रव्यमान 342 हो जाएगा। ये आ गया 0.1 मोल। मोलों की संख्या कितनी आ गई? 0.1 मोल। ज्ञात करना है मोलर सांद्रण। क्या ज्ञात करना है? मोलर सांद्रण ज्ञात करना है, और मोलर सांद्रण बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा में द्रव्यमान किलोग्राम में। द्रव्यमान कितना? किलोग्राम में। चूंकि मात्रा दिया गया है 200 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो 200 बटा में 1000, ये हो जाएगा 0.1, 0.1 गुणे 1000 ऊपर चला गया बटा में 200 5 बार में भाग जाएगा। 0.1 गुणे 5 यानी कि 0.5, कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। यहां पर सही विकल्प 0.5, 0.5 नहीं दिया गया है। 0.5 सॉल्यूशन में नहीं दिया गया है। निम्न में कौन अणु संख्य गुण है? अणु संख्य गुण इनमें से कौन है? अणु संख्य गुण क्या क्या होते हैं? तो याद रखेंगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और परासरण दाब, परासरण दाब। याद रखेंगे बेटा, ये सब जो है अणु संख्य गुण होते हैं, अणु संख्य गुण होते हैं। ये प्रश्न 2020-2021 दो बार पूछा गया है कि निम्न में कौन अणु संख्य गुण है। तो ये चारों अणु संख्य गुण है। विकल्प में देखेंगे, श्यानता नहीं होगा, पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, तरलता नहीं होगा। क्या सही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या सही है बेटा? परासरण दाब सही है। सही क्या है? परासरण दाब सही होगा। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि आदर्श विलयन
का निम्न में से कौन सा गुण है, कौन सा गुण होता है आदर्श विलयन में। तो आदर्श विलयन जो है राउल्ट नियम का पालन करता है। देखेंगे विकल्प कौन सा सही है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, पहला विकल्प सही है। सही विकल्प कौन सा है, ए सही है, बाकी ये सब गलत है। ये लिख रहा है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों नहीं हो सकता है, कोई नहीं। सही कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही विकल्प है। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो विलायक के कण निकलते हैं। विलायक यानी कि जल कह सकते हैं, विलायक के कण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बाहर निकल जाते हैं। विलेय के कण बाहर नहीं निकलते हैं। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, विलायक के अणु, विलायक के अणु सही विकल्प होगा। 0.1 m BaNO2 ट्वाइस घोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन का स्तर क्या होगा। विघटन का स्तर क्या होगा भाई, यहां पर ध्यान देना होगा। 1/2 गुणक दिया गया है, I = 2.74, 1/2 गुणक दिया गया है, 2.74 दिया गया है। n जो है, n का मान यहां पर क्या हो जाएगा, तो BaNO2 ट्वाइस का आयनीकरण करेंगे तो 3 आयन बनेंगे, तो n का मान हो गया 3। n का मान कितना हो गया बेटा, n का मान यहां पर हो जाएगा 3। n का मान यहां कितना है, 3 है। चलिए और क्या क्या दिया गया इसमें, और क्या क्या दिया गया है भाई, तो हम लोग को ज्ञात करना है विघटन स्तर, ज्ञात करना है विघटन स्तर यानी कि अल्फा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, अल्फा। एक सूत्र लगाएंगे कि I = 1 + अल्फा n-1 होता है। I = 1 + अल्फा n-1 होता है, तो फिर I का मान यहां से 2.74 = 1 + अल्फा ज्ञात करना है, n का मान 3 है, 3 - 1, 2.74, ये +1 है, इधर आएगा तो -1 इक्वल 3 से 1 घटाएंगे 2 अल्फा हो जाएगा। 2.74 से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1.74 बराबर 2 अल्फा। तो फिर अल्फा यानी कि विघटन स्तर क्या हो जाएगा, 1.74/2। 1.74 को 2 से भाग करेंगे तो 0.2816, एक साथ बचेगा, 2 × 7 = 14, 0.87 आ रहा है अल्फा का मान, यानी कि प्रतिशत में निकालेंगे तो 87% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87%। यहां सही विकल्प क्या होगा, बी सही होगा, सही ऑप्शन होगा बी। बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केन सुगर अनुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ, केन सुगर का अनुभार दिया गया है 342, 5% है। एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटॉनिक है, आइसोटॉनिक है, तो X का अनुभार क्या होगा। क्योंकि यहां दे दिया गया है, ध्यान देंगे कि आइसोटॉनिक है, तो आइसोटॉनिक के लिए होगा W1/M1 बराबर W2/M2, W1/M1 बराबर W2/M2। तो W1 किसके लिए है, केन सुगर के लिए, 1 हम केन सुगर के लिख रहे हैं, 2 किसके लिए लिख रहे हैं, X के लिए, पदार्थ X के लिए है। केन सुगर के लिए ये 5% है, 5 M1 का मान, यानी कि इसका अनुभार जो है 342 है। फिर जो दूसरा पदार्थ X है, इसके घोल की मात्रा को 1 दिया गया है और ये नहीं पता है X का अनुभार, यहां पर हमने mx लिख दिया, तिरछा गुना करेंगे तो 5 × mx बराबर 1 × 342। तो फिर mx बराबर क्या होगा बेटा, mx बराबर 342 का 1 से गुना हुआ 342/5। तो अगर 5 से भाग करते हैं, 342 को 5 से भाग करते हैं तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 बचेगा 42, और 5
8 से करेंगे तो 5 8 40.5 चौके 20, 68.4 आ गया। कितना आ गया? 68.4। क्या सही होगा बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए जो है सही विकल्प होगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा भाई? यहां NaOH पर विचार करें। यहां पर जो है ये आयनित होगा तो Na+OH- बनाएगा। इसको आयनित करेंगे तो 2Na+ SO4- हो जाएगा। यह जो है NH4+ NO3- होगा और ये जो है K+NO3- होगा। अब यहां आप देख सकते हैं इसके लिए आयनों की संख्या कितनी है? एक सोडियम का है, एक OH का है, 2 हो गया। यहां पर 2 और एक 3 हो गया। यहां पर 1 और 1 2 हो जाएगा। यहां पर 1 और 1 2 हो जाएगा। किसके लिए I का मान अधिक है? तो Na2SO4 के लिए अधिक है। जिसके लिए I का मान अधिक होगा उसी का क्वथनांक अधिक होगा। यानी कि यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी सही ऑप्शन होगा। यहां पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप दाब पर कोई भी गैस लिया जाए उसके 1 मोल का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है। याद रखेंगे बाबू, 22.4 लीटर। सही विकल्प यहां पर क्या हुआ? बी सही ऑप्शन है। रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रहती है, यानी कि 2 विलयन है, एक विलयन रक्त है, दूसरा कुछ और भी है जिसमें दोनों सामान्य रहती हैं, उस विलयन को क्या कहेंगे? भाई समपराशरी कहेंगे। क्या कहेंगे? समपराशरी विलयन कहेंगे। दोनों का परासरण दाब समान है, समपराशरी कहलाएगा। सही विकल्प यहां पर ए हो जाएगा। ए तथा बी घटकों युक्त विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। कब राउल्ट के नियम का पालन करता है? राउल्ट नियम पालन करने के लिए ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल, ए और बी के बीच आकर्षण बल, ये सब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि राउल्ट नियम का पालन हो रहा है। यहां पर देखें सही विकल्प क्या होगा? ए बी आकर्षण बल ए तथा बी से अधिक होता है। ए बी आकर्षण बल ए तथा बी से कम होता है। ए बी आकर्षण बल ए तथा बी के समान होता है। समान होना चाहिए, तीनों का आकर्षण बल समान होना चाहिए। यहां पर ए और बी के समान होता है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन होगा सी। निम्न में कौन हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय होता है? कौन सा ऐसा है जो कि जल में अविलेय होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बैरियम हाइड्रोक्साइड? यहां सही ऑप्शन ए होगा, BeOH ट्वाइस। Be एक विलयन में M2 अणुभार का अवाष्पशील विलेय उपस्थित है। परासरण दाब के संदर्भ में अणुभार निर्धारण के लिए किस संबंध का प्रयोग करेंगे? यहां परासरण दाब के लिए सूत्र होता है पाई V इक्वल nRT, पाई V इक्वल nRT या पाई V इक्वल n जो है मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान RT हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं कि पाई V इक्वल चूंकि यहां M2 दिया जा रहा है, 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने लिखा W2 बटा में M2 RT, W2 बटा में M2 RT। ये सभी चारों विकल्प जो दिए गए हैं M2 के पद में दिए गए हैं। M2 का तिरछा गुना इधर करेंगे तो M2 पाई V इक्वल W2 RT या M2 इक्वल W2 RT बटा में पाई V। तो सही विकल्प क्या होगा बेटा? M2 बराबर W2 RT बटा में पाई V, W2 RT बटा में पाई V। यहां सही विकल्प बी होगा।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किसी विलयन के अणु संख्य गुणों में से कौन प्रोटीनों तथा बहुलकों के अणुभार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है? कौन अणुभार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा बेटा परासरण दाब। परासरण दाब की सहायता से प्रोटीन और बहुलक के अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है। एवोगाड्रो संख्या है, एवोगाड्रो संख्या को n से डिनोट करते हैं और n बराबर 6.023 गुणे 10 का घात 23 होता है। सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? बी सही ऑप्शन है, एवोगाड्रो संख्या। बेटा अगर आपको क्लास में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन हमारे यहां तक पहुंच सके और हम उन प्रश्नों का समाधान दे सकें। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखेंगे। दूसरी बात, अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, आप इस क्लास से संतुष्ट हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे, लाइक बनता है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। चलिए आगे हम अगला प्रश्न करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। साम्य स्थिरांक निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक Kp जो है, Kp या Kc की भी बात कर सकते हैं। Kp और Kc किस बात पर निर्भर करते हैं? तो ये दोनों ताप पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे? ताप पर निर्भर करते हैं, दाब पर निर्भर नहीं करते हैं, उत्प्रेरक पर नहीं करेंगे, मात्रा पर नहीं करेंगे। सही विकल्प क्या होगा? डी सही ऑप्शन होगा, तापक्रम पर। तापक्रम पर निर्भर करते हैं। किसी विलयन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। विलयन की मोलरता क्या है? मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता के लिए पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या? NaOH के। NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो NaOH का ग्राम में द्रव्यमान 2 है और आणविक द्रव्यमान क्या होगा NaOH के लिए? तो NaOH के लिए आणविक द्रव्यमान जो है 40 होता है। सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम के लिए 23 होगा, ऑक्सीजन के लिए 16 होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। 23, 16, 1 मिलकर के क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 2/40 यानी कि 0.05 मोल हो गया। मोलों की संख्या कितना हुआ? 0.05 मोल प्राप्त हो गया। फिर आगे ध्यान देंगे, मोलों की संख्या हो गया। आयतन जो है, आयतन लीटर में क्या होगा? आयतन दिया है 200 मिलीलीटर। अगर इसे हम लीटर में ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा 200 बटा में 1000 यानी कि 0.2 लीटर। 0.2 लीटर हो गया। ज्ञात करना है मोलरता, तो मोलरता बराबर होगा मोलों की संख्या बटा में आयतन जो है लीटर में, यानी कि 0.05 बटा में 0.2, 0.05 बटा में 0.2 हो गया। 0.05 को 0.2 से भाग करेंगे, क्या आएगा बेटा? 25 आएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ, सॉरी 0 में है तो 0 क्या हुआ भाई? लिखो 0.25 होगा। 0.25 होगा। यहां सही विकल्प क्या है? ए जो है सही विकल्प होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे। 0.3 m फास्फोरस अम्ल होना चाहिए। फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी? 2013 और 15 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? नॉर्मलता पूछा जा रहा है। तो नॉर्मलता बराबर m गुणे n। n क्या होता है? क्षारकता होता है। m का मान दिया गया है 0.3 दिया गया है, 0.3।
और यहां पर N मतलब क्षारकता, और फास्फोरस अम्ल की क्षारकता 2 होती है, तो 0.3 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा बेटा? 0.6 हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा? यहां बी जो है सही ऑप्शन है, 0.6N। निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है? किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है? जिसके लिए आई का मान अधिक होगा उसका क्वथनांक बिंदु अधिक होगा। तब 1% विलयन है। ग्लूकोज का आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए यहां पर आई बराबर 1 हो जाएगा। सुक्रोज का आयनीकरण नहीं होता है, आई बराबर 1 हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड का आयनीकरण होगा तो ये Na+Cl- बनाएगा, यानी यहां पर आई बराबर 2 हो जाएगा। एक अणु सोडियम का, एक आयन जो है क्लोरीन का। CaCl2 का आयनीकरण होगा तो Ca++ और 2Cl-। यहां आयनों की संख्या कितनी हो रही है? एक कैल्शियम का, 2 क्लोरीन का, 1 और 2 मिलकर के आई बराबर हो गया 3। सबसे ज्यादा आई का मान कहां पर है? CaCl2 के लिए है, अतः किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे ज्यादा क्वथनांक 1% CaCl2 का होगा। सही विकल्प क्या होगा? यहां पर डी सही ऑप्शन है। 12.0 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोला गया। कितना जल में? 1 लीटर जल में घोला गया। 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया में विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा? अपेक्षिक अवनमन क्या होगा? 12 ग्राम यूरिया है, 1 लीटर जल में घोला गया। तो अगर आपसे पूछा जाए यूरिया के लिए मोलों की संख्या क्या होगी? यूरिया के लिए मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान दिया गया है 12 बटा में आणविक द्रव्यमान। यूरिया के लिए आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 60 होता है। इसी तरह सुक्रोज के लिए अगर मोलों की संख्या ज्ञात करना हो तो कितना है? 68.4 है, 68.4 है ग्राम में द्रव्यमान, और सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 342 होता है। कितना होगा? 342 होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर 12 को हम 60 से भाग करें, 12 को 60 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। 68.4 को 342 से भाग करें तो ये भी 0.2 आ जाएगा। दोनों के मोलों की संख्या समान, जितना यूरिया के मोल हैं उतने ही सुक्रोज के भी मोलों की संख्या है 0.2 0.2। तो हम कहेंगे कि सुक्रोज, देखिए यहां देख रहे सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक है, गलत बात है। सुक्रोज विलयन की अपेक्षा कम है, यह भी गलत है। सुक्रोज विलयन की अपेक्षा 2 गुना है, नहीं भाई, चूंकि दोनों के मोलों की संख्या समान है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? वाष्प दाब बराबर होगा। दोनों के लिए मोलों की संख्या बराबर है, दोनों का वाष्प दाब भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा बेटा? सही विकल्प यहां पर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में किस यौगिक का प्रयोग स्वचालित वाहनों में रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? स्वचालित वाहनों में रेडिएटर लगाए गए होते हैं, तो रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं बाबू। सही ऑप्शन ए होगा, ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए विकल्प नंबर 1 करेक्ट करेंगे। 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज रहेगा, प्रभाव नहीं होगा, प्रभाज रहेगा। देखिए 1 m मोलल जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विलेय का 1 मोल है, विलेय का 1 मोल है, और जल की मात्रा जो है, जल की मात्रा 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल है, तो विलेय का 1 मोल हो गया। जल की मात्रा 1000 ग्राम है, जल जो है विलायक है, तो हम यहां पर अगर विलायक अर्थात जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें, जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें तो मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 1000,
बटा में आणविक द्रव्यमान, जल का सूत्र H2O है, आणविक द्रव्यमान 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1000 को अगर 18 से भाग करते हैं तो कितना आएगा बाबू, 1000 को 18 से भाग करते हैं तो 18 5 90, 1000 है, 18 5 90 हो जाएगा, फिर से 100 बचेगा, 18 5 90 लगभग 55.5 आ जा रहा है, 55.5, यानी विलेय का 1 मोल है, विलायक का 55.5 मोल है। विलेय का मोल प्रभाज पूछा जा रहा है, एक्स विलेय, विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाता है, जिसका मोल प्रभाज कहा जाएगा उसके मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या 1 है, बटा में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी 1 बटा में 56.5 हो जाएगा। 1 को 56.5 से भाग करेंगे, यहां ध्यान देंगे, 1 को 56.5 से भाग किया जाएगा, देख लेते हैं भाई, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 1 को भाग करना है, 1 को भाग करना है कितना से, 56.5 से, तो कितना आ रहा है 0.0176, 0.017699, ये आ गया। विकल्प देखेंगे 0.0177, लगभग ये सही होगा, 0.0177, 0.017699 है, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी सही ऑप्शन है। एक जला प्रश्न है, एक जलीय विलयन -0.186 डिग्री सेल्सियस, KF 1.86 और KB 0.512 पर जम जाता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। क्वथनांक में उन्नयन जम जाता है, जम जाता है यानी कि पहले हम डेल्टा TF ज्ञात करेंगे, और डेल्टा TF क्या है, क्योंकि जलीय विलयन है तो जमने के लिए 0 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.186 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा F का मान हो गया। फिर KF दिया गया है, KF बराबर 1.86, KB दिया गया है 0.512, 0.512, क्वथनांक में उन्नयन पूछा जा रहा है, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा TB, आपसे पूछा गया डेल्टा TB ज्ञात करना है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB ज्ञात करना है। याद रखेंगे सूत्र होता है डेल्टा TB बटा में डेल्टा TF, डेल्टा TB बटा में डेल्टा TF बराबर KB बटा में KF, KB बटा में KF। तो हमें डेल्टा TB ज्ञात करना है, तो डेल्टा TB बराबर लिख सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर KB बटा में KF गुणे डेल्टा TF, डेल्टा TF। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर KB का मान रखेंगे 0.512, KF है 1.86 और डेल्टा TF है 0.186, 0.186, तब डेल्टा TB बराबर 0.186 से 1.86 कटेगा, कितने बार में बाबू, 10 बार में, ये 10 बार में भाग जाएगा। 0.512 को 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो 0.0512, 0.0512, यानी यहां पर सही विकल्प क्या होगा, डी सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आप यहां एक विलयन घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इसका सांद्रण क्या होगा। यहां पर परासरण दाब दिया गया है, परासरण दाब पाई बराबर दिया गया है 0.0821 वायुमंडल, 0.0821 वायुमंडल।
टेम्परेचर कितना दिया गया, 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या है वो 300 केल्विन दिया गया है। T बराबर 300 केल्विन। इसका सांद्रण क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है सांद्रण बतलाएं। सूत्र यहां लगाएंगे कि परासरण दाब पाई बराबर CRT। पाई बराबर क्या होता है, CRT। पाई परासरण दाब है, C जो है जो सांद्रण पूछा जा रहा है वही है सांद्रण। R स्थिरांक है, T टेम्परेचर है। C ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं C बराबर पाई बटा में RT। तो C बराबर हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 0.0821। यहां पर R जो है नियतांक है और इसका मान होता है 0.0821। T का मान 300 है, कैंसिल हो जाएगा 0.821 से 0.821। तो C बराबर 1/300 हो गया और 1/300 मतलब 1/3 गुणे 10 का घात 2 या 1/3 गुणे 10 का घात -2। 1 को 3 से भाग करेंगे तो 0.33 10 का -2 यानी कि 0.0033। 0.0033। यहां पर देखेंगे कहीं भी 0.0033 नहीं दिया है, यानी कि यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, 0.0033 सही होगा। हो सकता है यहां टाइप करने में मिस प्रिंटिंग हो गया हो, दशमलव के बाद एक 0 और होना चाहिए था। सही विकल्प ये होगा बेटा। चलिए आगे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। अणु संख्य गुणधर्म कौन कौन होते हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और परासरणी दाब। ये 4 जो है अणु संख्य गुणधर्म होते हैं। फिर से याद रखेंगे, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये जो है अणु संख्य गुणधर्म है, यही जो है प्रकाशीय क्रियाशीलता, यह अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। तो यहां सही ऑप्शन बी होगा, यह अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। बाकी ये तीनों जो दिए जा रहे हैं ये अणु संख्य गुणधर्म है। आगे देखेंगे, किसी घोल के अणु संख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब विलेय के अणु, ध्यान देंगे बाबू, अणु संख्य गुणधर्म जो है, अणु संख्य गुणधर्म का मान कब बढ़ेगा, जब विलयन में, जब घोल में या विलयन में अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, अणु की संख्या बढ़ेगी। विकल्प क्या दे रहा, संघटित हो जाते हैं। संघटित हो जाने पर विलेय के अणु बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। विघटित हो जाने पर, हाँ ये होगा कि विघटित होने पर अणुओं की संख्या बढ़ती है और अणु की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्य गुणधर्म में वृद्धि होगी। यहां सही विकल्प बी होगा। सही ऑप्शन क्या है बेटा, बी सही ऑप्शन है। चलिए आगे, यदि द्रव HCl का घनत्व 1.17 ग्राम cc हो तो इसकी मोलरता ज्ञात करें। घनत्व दिया गया है, घनत्व ध्यान देंगे, घनत्व दिया गया है 1.17 ग्राम प्रति मिलीलीटर। 1.17 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अगर लीटर में ज्ञात करें तो हो जाएगा, लीटर में अगर ज्ञात करना हो तो 1170 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। मिलीलीटर से लीटर बदलना हो तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1170 ग्राम प्रति लीटर घनत्व हो जाएगा, घनत्व हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान क्या होगा बेटा, 1170 ग्राम। द्रव्यमान क्या हो गया, 1170 ग्राम हो गया। ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता बराबर होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रति लीटर में, द्रव्यमान प्रति लीटर में बटा में अणुभार, द्रव्यमान प्रति लीटर में बटा में अणुभार। द्रव्यमान कितना है, 1170 हो गया, 1170 हो गया। अणुभार किसका, अणुभार HCl का। HCl के लिए अणुभार ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होगा
और क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी 36.5 होगा HCl का अनुभाग। इसको भाग करेंगे 36.5 से। 1170 को अगर 36.5 से भाग किया जाए, 1170 को भाग करना है कितना से? 36.5 से। कितना रहा बेटा? 32.05। 32.05 आ रहा है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देंगे। यहां दिया गया यूरिया का अनुभार 60 ग्राम प्रति मोल है, 1 बिलियन 100.18 डिग्री सेल्सियस तथा वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। यदि KF तथा KB जल के लिए, ये KF दिया गया है और ये KB दिया गया है। विलयन कितने ताप पर जमेगा? कितने ताप पर जमेगा भाई? यहां पर गौर कीजिएगा। यूरिया का अनुभार दिया गया है, ठीक है। विलयन जो है 100.18 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पहले हमने डेल्टा टीबी ज्ञात कर लिया, तो डेल्टा टीबी क्या होगा? यहां पर डेल्टा टीबी बराबर होगा 100, देखिए उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस 0.18 डिग्री सेल्सियस आ गया डेल्टा टीबी का मान। KF दिया है, KB दिया है, तो पहले हम यहां पर डेल्टा TF निकालेंगे। सूत्र होगा डेल्टा TF बटा में डेल्टा TB बराबर KF बटा में KB। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा डेल्टा TB गुणे KF बटा में KB। डेल्टा TF बराबर डेल्टा TB का मान है 0.18, KF दिया गया है 1.86 और KB है 0.512। तब डेल्टा TF क्या हो जाएगा बेटा? इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर कैलकुलेशन करें यहां पर तो आप पा रहे हैं कि कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है? 0.18 है, 0.18 का गुणा करना है 1.86 से। कितना आ गया? 0.3348 आ गया, 0.3348। इसको भाग करना है 0.512 से, 0.6539, 0.6539 आ गया डेल्टा TF का मान। तो कह रहे हैं कि यह विलयन कितने ताप पर जमेगा? कितने ताप पर जमेगा? तो जिस ताप पर जमेगा उसके लिए हम किस ताप पर जमेगा, किस ताप पर जमेगा भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 में से घटा देंगे 0.6539 को, तो माइनस 0.6539 माइनस 0.6539 हो जाएगा। यानी कि यहां पर माइनस 0. लगभग इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस। यानी कौन सा विकल्प सही होगा यहां पर? यहां सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही ऑप्शन हो जाएगा। 0.654 डिग्री सेल्सियस, 0.654 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक बिंदु सबसे कम होता है? सबसे कम हिमांक बिंदु आपको बतलाना है। सबसे कम हिमांक बिंदु पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। सोडियम क्लोराइड NaCl। तो पोटेशियम सल्फेट का अगर आयनीकरण करेंगे तो आयनीकरण करने पर बनेगा 2K प्लस SO4 माइनस माइनस। इसका करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। यानी किसके 2 और 1 3 बन रहे हैं आयन, इसके 2 आयन बन रहे हैं,
यूरिया का आयनीकरण नहीं होता है, एक आयन बनेगा। ग्लूकोज का आयनीकरण नहीं होता है, एक आयन बनेगा। सबसे ज्यादा आयन किसके बन रहे हैं? सबसे ज्यादा आयन पोटेशियम सल्फेट के बन रहे हैं। यानी यहां पर आई का मान सबसे ज्यादा 3 है पोटेशियम सल्फेट के लिए। जिसमें आई का मान सबसे ज्यादा होगा उसमें हिमांक बिंदु जो है सबसे कम होगा। आई का मान ज्यादा होगा तो हिमांक बिंदु उसका कम होगा। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहां सही विकल्प है पोटेशियम सल्फेट। सही विकल्प क्या होगा बेटा? पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 टॉर हैं। 3 मोल P तथा 2 मोल Q को मिलाकर बनाए गए विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? P और Q दिए गए दो द्रव, इनके वाष्प दाब दिए जा रहे हैं। P नॉट P दिया गया है 80, P नॉट Q दिया गया है 60 और 3 मोल तथा 2 मोल को मिलाकर बनाए गए हैं। यानी कि कुल मोलों की संख्या 5 है। तो XP बराबर हो जाएगा 3/5 और XQ बराबर हो जाएगा 2/5। XP मतलब P का मोल प्रभाज, XQ मतलब Q का मोल प्रभाज। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे विलयन का कुल वाष्प दाब बतलाएं। तो विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, कुल वाष्प दाब बराबर XP गुणे P नॉट P प्लस XQ गुणे P नॉट Q। गुना करेंगे 3/5 गुणे 80 प्लस 2/5 है, 2/5 गुणे 2/5 गुणे 60। यहां पर 5 से 80 को भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा और 16 को 3 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा। ये 16 बार में प्लस 48 प्लस 5 से 60 को भाग करेंगे तो 12 बार में, 12 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अब 48 प्लस 24 को जोड़ेंगे कितना होगा बेटा? 72 हो रहा है। यहां सही विकल्प क्या होगा? 72 टॉर होगा, 72 टॉर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 टॉर हो जाएगा। वीडियो में हमने विलयन अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही बोर्ड कॉन्सेप्ट वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।